हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः मैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है अमित सर चकिया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 100 नंबर का इंग्लिश है और उसमें एक चैप्टर है द सोल्जर। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था द सोल्जर, उसके बारे में कंप्लेन आया कि सर फ्रेश नहीं दिख रहा है। तो मैंने एक नए तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो हम लोग की कोशिश होगी कि अच्छा से अच्छा जो है इस चैप्टर को बनाएं। आप लोग भी अच्छा से अच्छे ढंग से इसको पढ़ पाएंगे। तो आप सब लोग का साथ चाहिए। इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे और बताएंगे लोगों को कि हाँ मतलब किस तरह से पढ़ना है। इसमें अगर कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो आपका कमेंट जो है, आपका सजेशन जो है उसका वेलकम है। तो चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे तो सबसे पहले हम रूपर्ट ब्रूक के लाइफ और उनके जो है वर्क के साथ जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं। रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915 इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट बिकॉज हिज रेपुटेशन chiefly रेस्ट अपॉन 5 word sonnets that he wrote during the First World War 1914 टू 18। मतलब जो है रूपर्ट ब्रूक का जन्म जो है 1887 में हुआ था और उनकी मौत 1915 में हो गई थी। ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि व्हेन वाज रूपर्ट ब्रूक बॉर्न। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, और उनको जो है वार पोएट के रूप में भी याद किया जाता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। पूछ देगा कि रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज डैश, तो वार पोएट ऑप्शन में देगा। बिकॉज हिज रेपुटेशन चिफली रेस्ट अपॉन 5 word sonnets, क्योंकि जो उनकी ख्याति है वह 5 जो है वार्ड सॉनेट्स पे मतलब आधारित है। तो ये पूछ देगा कि कितने सोनेट को लिखा उन्होंने, तो 5 word सोनेट को लिखा। ध्यान रखिएगा डैट ही रोट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उस सोनेट को उन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा था, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। मैं बता दूं कि सोनेट जो होता है वो होता क्या है। तो 14 पंक्तियों की पोयम को हम सोनेट कहते हैं। आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों जैसा कि आप पहले से जानते हैं, मैंने अभी भी बताया कि सोनेट होता क्या है। तो 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। तो सोनेट के प्रकार कितने होते हैं अब ये जानना जरूरी है। तो सोनेट 2 प्रकार के होते हैं। अ सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। एक होता है पेट्रर्चन सोनेट और दूसरा होता है शेक्सपियरियन सोनेट। तो पेट्रर्चन सोनेट जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाए कि पेट्रर्चन सोनेट मतलब था कैसे और आया कहाँ से। तो पेट्रर्चन सोनेट का जो नाम है वह पेट्रर्च के नाम पे आया। पेट्रर्च कौन था तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि पेट्रर्च वाज एन इटालियन पोएट। मतलब पेट्रर्च जो था वह एक इटालियन पोएट थे, मतलब इटली के कवि थे। हु रोट सोनेट्स, जिन्होंने सोनेट्स को लिखा। एंड डिवाइडेड हिज सोनेट्स इनटू 2 स्टेंजा। उन्होंने अपने सोनेट्स को कितने स्टेंजा में बांटा, 2 स्टेंजा में बांटा। मतलब 2 जो है स्टेंजा में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स, और जो पहला स्टेंजा होता था उनका वह मतलब जो है 8 पंक्तियों का होता था, जिसको इंग्लिश टर्म में हम ऑक्टेव बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन कंसिस्ट्स ऑफ 6 लाइन, और जो दूसरा स्टेंजा उनका होता था वह मतलब 6 लाइन का होता था, जिसको इंग्लिश के लिटरेरी टर्म में हम क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। तो आप शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में भी जान जाएंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों सोनेट का जो दूसरा काइंड होता है, दूसरा जो प्रकार होता है वह शेक्सपियरियन सोनेट होता है। और शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है इसके बारे में मैंने लिख दिया कि द सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर आर कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट्स। मतलब जिस सोनेट को शेक्सपियर ने लिखा उसको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। तो अब शेक्सपियरियन सोनेट की क्या विशेषताएं हैं इसको जान जाए। दिस फॉर्म ऑफ सोनेट्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेंजाज। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये 3 स्टेंजाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 स्टेंजाज होना चाहिए। मतलब सोनेट का, शेक्सपियरियन सोनेट का जो फॉर्म है वह 4 जो स्टेंजा में डिवाइडेड होता है। वो 4 स्टेंजा क्या क्या होता है। तो द फर्स्ट 3 स्टेंजाज कंसिस्ट 4 लाइन। जो प्रथम 3 स्टेंजा होगा वह 4-4 पंक्तियों का होगा, और उस 4-4 पंक्तियों के स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं। लिटरेरी टर्म में क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन बोलते हैं। एंड टू द एंड देयर इज अ कपलेट, और उस सोनेट के अंत में एक कपलेट होता है। कपलेट क्या होता है सर, तो स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स, 2 पंक्तियों के स्टेंजा को क्या बोलते हैं,
कपलेट बोलते हैं। तो जैसा कि आप दोनों सोनेट को जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो द सोल्जर है वह पेट्रर्चन सोनेट पे आधारित है। क्यों? चूंकि उसमें जो है आप देखिएगा कि दो ही स्टेंजा है, एक 8 लाइन का और एक 6 लाइन का। तो ये पूछ देगा एग्जाम में कि ये पेट्रर्चन सोनेट है। तो दोस्तों एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है डब्ल्यू.बी. इट्स को लेकर। डब्ल्यू.बी. इट्स कौन थे? तो डब्ल्यू.बी. इट्स ने जो है रूपर्ट ब्रुक के बारे में कुछ कहा था, जो यह है कि डब्ल्यू.बी. इट्स 1865 टू 1939, मतलब डब्ल्यू.बी. इट्स का जन्म जो है 1865 में हुआ था और उनकी मौत 1939 में हो गई थी। ये जो है मॉडर्न पोइट कहे जाते हैं। द फेमस पोइट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। और उन्होंने जो है मतलब रूपर्ट ब्रुक का वर्णन जो है इंग्लैंड के सबसे युवा व्यक्ति, सबसे सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में वर्णन किया था। तो ये एग्जाम में पूछ देगा डब्ल्यू.बी. इट्स के बारे में, तो आप आंसर खटाक से डब्ल्यू.बी. इट्स दे दीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, समझे? तो दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पोएट के एजुकेशन से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। जैसे उनका इनिशियल स्टेज पे एजुकेशन कहाँ हुई। तो इसमें दिया हुआ है कि रग्बी स्कूल वेयर रूपर्ट्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एंड ही हिमसेल्फ वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। मतलब रग्बी स्कूल वह स्कूल था जहाँ पे रूपर्ट के पिताजी खुद एक हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर का मतलब यहाँ पे हुआ कि मतलब उस स्कूल की देख रेख किया करते थे। एंड ही हिमसेल्फ वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। और रूपर्ट ब्रुक स्वयं जो है उस रग्बी स्कूल में इनिशियल स्टेज पे एजुकेशन प्राप्त किए थे। मतलब उनकी शुरुआती जो शिक्षा है और वह रग्बी स्कूल में ही हुई थी बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। मतलब किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले, मतलब उन्होंने इनिशियल स्टेज पे एजुकेशन रग्बी स्कूल में प्राप्त किया और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज गए। ये ध्यान। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में पोएट के डेथ के बारे में भी पूछता है। जैसे उनकी मौत किस वजह से हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग आज रूपर्ट ब्रुक के जो है डेथ के बारे में जानेंगे कि ब्रुक डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915 ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोज इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैलीपोली प्रेजेंट डे एट गैलीपोली। मतलब ब्रुक का जो मौत है वह सेप्टिकेमिया एक बीमारी है जिसका मतलब होता है खून का खराब हो जाना, खून नष्ट हो जाना। युद्ध में भाग लेते थे, गोली लगी होगी, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि खून बर्बाद हो गया होगा, खून खराब हो गया होगा। तो इस वजह से उनकी जो है मौत हुई। कब? 23 अप्रैल 1915 को। कहाँ हुई थी? तो एजियन एक महासागर है, वहीं पे एक लेमनोज द्वीप समूह है, वहीं पे हुई थी। ऑन हिज वे, रास्ते पे। कब? टू अ बैटल एट गैलीपोली, जब वह जो है युद्ध के लिए मतलब लड़ाई पे जा रहे थे तब हुई थी, जिस गैलीपोली को आज हम गैलीपोली के नाम से जानते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने पोएट के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। अब हम चैप्टर में जाएंगे और चैप्टर के कुछ लाइन पे ध्यान देंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो है इस कविता का जो पहला स्टेंजा है जो 8 पंक्तियों का है, जिसको लिटरेरी टर्म में हम ऑक्टेव बोलते हैं, उसका डिस्कस करते हैं। उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे और जो है मतलब उसके बाद हम सेस्टेट का जिक्र करेंगे, सेस्टेट को पढ़ेंगे। तो पहली ही जो लाइन है इस कविता का वह यह है कि इफ़ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, की विदेशी धरती के कुछ कोने हैं। विदेशी धरती के क्या है? कुछ कोने हैं। तो बड़ा ही मार्मिक लाइन है दोस्तों। पहले ही पंक्ति में जो है दिल को झकझोर देने वाली जो है लाइन आ गई कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, की विदेशी धरती के कुछ कोने हैं। तो क्यों कोनों की बात कर रहा है कवि? यह जो है हम तीसरे पंक्ति में पढ़ रहे हैं, डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा के लिए किसका है? इंग्लैंड का है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कवि ने कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, आप यही सोचना, डैट कि देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, की विदेशी धरती की कुछ कोने हैं, डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा के लिए किसका है? इंग्लैंड का है। क्यों इंग्लैंड का है? तो देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ
अड़िच डस्ट कंसील्ड, मतलब उस धनी धरती में अड़िच डस्ट, उससे भी धनी धूल क्या किया जाएगा, दफना दिया जाएगा। यहाँ पे डस्ट का मतलब हो गया बॉडी। देखिए ये जो शरीर है, भले हम मानने से इनकार करते हैं, लेकिन ये किस चीज़ से बना है, ये धूल से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो उस धनी धरती में उससे भी धनी धूल क्या किया जाएगा, दफना दिया जाएगा। कैसा धूल, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, एक ऐसा धूल जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया। सेप्ड, रंग रूप आकार दिया, सेप मतलब आकार देना कि नहीं, रंग रूप आकार दिया। मेड अवेयर, ज्ञान दी, जानकारियाँ दी, मतलब जो है, मतलब उस धनी धरती में एक ऐसा धूल दफनाया जाएगा जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने रंग रूप आकार दिया और जानकारियाँ दी। और क्या क्या दिया, वो आगे के पंक्ति में हम लोग पढ़ेंगे। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और एक समय जो है, वंस मतलब एक बार, गेव हर फ्लावर्स टू लव, अपने फूल दिए। ये हर जो आया है वह इंग्लैंड के लिए आया है कि एक बार जो है इंग्लैंड ने अपने फूल दिए। फूल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फूल नहीं सर, इंग्लैंड की लड़कियाँ, इंग्लैंड की जो है औरतें जिससे वह प्रेम किया। हर वेस्ट टू रोम, और अपने रास्ते दिए जिस पे वह मतलब पला बढ़ा, भटका, विचरण किया, सैर सपाटा किया। इसीलिए दोस्तों ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये जो शरीर है वह किसका है, इंग्लैंड का है। ये शरीर किसका है, इंग्लैंड का है। मतलब रूपर्ट ब्रूक इस कविता के माध्यम से अपने देश के सिपाहियों को समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है वह हमारा नहीं है, किसका है, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का है, इंग्लैंड के लोगों का है। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और देखिए तो ये सांस जो है इंग्लिश एयर को ले रहा है। कितनी बड़ी पराकाष्ठा हो गई कि ये जो सांस है इंग्लिश एयर, ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, मतलब इंग्लिश अंग्रेज इंग्लैंड से जो हवाएं आ रही है उसको जो है वह सांस के तौर पे ले रहा है। और हवाएं ऐसे नहीं आ रही है, क्या हो रही है, वाश्ड बाय द रिवर्स, धूल के, वहाँ की जो नदियाँ हैं इंग्लैंड में, वहाँ की नदियों से धूल कर आ रही है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वहाँ के लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करके आ रही है। बहुत बड़ी बात हो गई। तो आइए दोस्तों हम पुनः इस कविता के दूसरे स्टेंजा के साथ आगे बढ़ते हैं, जो 6 पंक्तियों का है, 6 लाइंस का है, जिसको इंग्लिश टर्म में, लिटरेरी टर्म में सेस्टेट के नाम से जानते हैं। इस स्टेंजा में कवि ने क्या कहा, पहले पंक्ति जो है आपके सामने है, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, और सोचो यह हृदय, इस हृदय से सारी बुराइयों को बहा दी जाए, निकाल दी जाए, तो फिर क्या होगा, वह यह होगा कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, तो आंतरिक मन में, इटर्नल माइंड मतलब क्या होता है, आंतरिक मन में। ए पल्स, पल्स मतलब होता है कंपन, धड़कन कह सकते हो आप। तो आंतरिक मन में जो है क्या होगा, एक कंपन होगा। सर देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लेखक ने कहा, कवि ने कहा कि जब तक हम अपने मन में बुराई को पाल रखते हैं तब तक प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वह बुराई अपने हृदय से निकालते हैं तो आंतरिक मन में क्या होता है, एक कंपन होता है। और वह कंपन क्या होगा, नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। तो इंग्लैंड के द्वारा, बाय इंग्लैंड गिवन मतलब इंग्लैंड के द्वारा दिए गए जो विचार है उससे कम जो है बेहतर विचार नहीं आएंगे। मतलब अगर आप इंग्लैंड के प्रति, देश के प्रति बुराइयों को हृदय से निकाल देते हैं तो इंग्लैंड के जो विचार है वह विचार दिल दिमाग में आने लग जाएंगे, आंतरिक मन में आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि तब क्या होगा, जब इंग्लैंड के प्रति हृदय से बुराई निकल जाएगी, जब हम अपने हृदय से सारी बुराइयों को बहा देंगे, हटा देंगे, तो फिर क्या होगा, तो इंग्लैंड के विचार आने लग जाएंगे। कैसे कैसे विचार आएंगे, तो हर साइट्स एंड साउंड्स, तो उसके दृश्य याद आने लग जाएंगी, साउंड्स याद आने लग जाएंगे। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और जितने खुशनुमा उसके सपने हुआ करते थे, दिन हुआ करते थे, वो सारी की सारी जो है चीज़ें आपके दिल दिमाग में आने लग जाएंगी। और क्या आएंगी, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के दोस्तों के साथ आप जो वक्त बिताए, और वक्त बिताकर जो है उनके साथ वक्त बिता करके हंसना सीखा। एंड
लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, वहाँ दोस्तों से जो आपने हंसना सीखा, एंड जेंटलनेस, और वहाँ के दोस्तों से जो आपने नेकी सीखी, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना सीखा, ये सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में आने लग जाएंगी। और तब जाके आपको क्या आनंद आएगा, आपका हृदय में कैसी बातें आएंगी, आपका हृदय किस तरह की भावनाओं से भर जाएगा। इसको आगे बताते हैं, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तब जाके हृदय में क्या आएंगी, शांति का अनुभव होगा, तब हृदय जो है शांत हो जाएगा और आपको पूरे दुनिया में जो है इंग्लिश हेवन नजर आएगा। मतलब पूरा दुनिया जो है अंग्रेजी जो है स्वर्ग जैसा नजर आएगा, इंग्लैंड के स्वर्ग जैसा नजर आएगा। तो मैंने दोस्तों इस कविता को कोशिश किया बेहतर से बेहतर जो है ढंग से डील करने का। मैंने इजी शब्दों का प्रयोग किया। मैं बता दूं कि यह कविता जो है एडवांस इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर अमित सर के द्वारा जो है डिस्कस किया गया है। परिचय का मोहताज तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बता देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि बच्चे इसे बेहतर से बेहतर शब्दों में पढ़े और समझे, और साथ ही साथ शेयर कीजिए। बहुत ही ज़रूरी है इसको शेयर करना, तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।